रवि ओडिशा से रवि एडवोकेट जी, आपको सेवा जोहर, स्वागत। सुरपम जी, आप ज़रा बात करने से पहले थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पिछले हमारा मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में हमारा युवा साथी, जो गुजरात का युवा साथी ने एक ऐसा, हम सभी भी इजीली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जो लॉ कमीशन को और राष्ट्रपति जी को और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी हमारा रिप्रेजेंटेशन, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम आदिवासी क्या चाहते हैं, आदिवासी इलाका को एक्सक्लूड करने का जो डिमांड पूरा देश भर का हर एक राज्य से जो रिस्पांस आया था उस दिन, उस सभी रिप्रेजेंटेशन को मिलाकर एक कॉमन मिनिमम रिप्रेजेंटेशन बनाकर इजीली हम सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा उद्देश्य बताने का तरीका ने डेवलप किया है गुजरात का हमारा युवा साथी ने। उस लिंक को पकड़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, युवा साथियों से, स्टूडेंट्स से, घर के हमारा छोटा छोटा बच्चे से, माँ बाप के नाम से भी हम हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपील, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो हमारा ओपिनियन है उस ओपिनियन को भेजने का कोशिश किया है। इस में ऑनलाइन मीटिंग से मैं वो युवा साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम सभी के तरफ से धन्यवाद। इस वजह से ज़्यादा ओपिनियंस, आदिवासी इलाका से ज़्यादा ओपिनियंस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आदिवासी का हमारा अपील्स गया है। इसीलिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध हम क्या करना है क्या नहीं करना है अभी तय करना ही सकता है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है केवल ओनली ओपिनियंस लेने का नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना क्या नहीं करना वो अभी आगे नहीं गया है, ओनली ओपिनियंस पूछा है, हमारा ओपिनियंस दे दिया है। मगर अभी 7 अगस्त का बारे में भी पूरा जानकारी हमारे पास नहीं है। कोई आवाज़ दिया था, उस मुख्य नेता भी हमारे साथ नहीं आया है। उस 7 अगस्त का भारत बंद के लिए हम क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए रूट मैप आज हम नहीं बन सकते हैं। अभी आज का बात क्या है कि 9 अगस्त को जो मणिपुर का शांति स्थापन के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस में हम क्या कर सकते हैं, ये आज यूनिफॉर्मली आदिवासी, हर राज्य का आदिवासी कॉमनली सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरा दुनिया को हम बताना चाहिए कि मणिपुर जल रहा है, वहाँ आदिवासी के बीच विरोध, झगड़ा करने का स्थिति है, जल जा रहा है मणिपुर। उसमें फिर मणिपुर में शांति स्थापना के लिए पूरा आदिवासी समाज एक साथ आवाज़ देने का मौका है विश्व आदिवासी दिवस। क्षमा करिए हिंदी से मैं बात ज़्यादा कर रहा हूँ, मगर हमारा तेलुगु लोगों को भी हम कुछ बोलना चाहता हूँ। ఇప్పటి వరకు మనకి మాట్లాడిన వాళ్ళు విజయ్ కుజూర్ గారు, జార్ఖండ్ నుంచి ఆదివాసీ మహాసభ ముఖ్య నేత. తను పతాల్గఢ్ ఉద్యమంలో దేశద్రోహం కేసు కింద దాదాపు 2.5 సంవత్సరాలు, అంటే 6 నెలల క్రితం వరకు కూడా, అంటే జార్ఖండ్లో కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చే అంతవరకు కూడా దేశద్రోహం కేసు మీద పతాల్గఢ్ ఉద్యమం, అంటే ఆదివాసీల అధికారం ఏదైతే మన పెసా చట్టం ఏదైతే ఉందో, రాజ్యాంగబద్ధమైన మన హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుందామనే ఉద్యమాన్ని జార్ఖండ్లో మొదలుపెట్టిన కారణంగా దేశద్రోహం కేసు మీద 2.5 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండొచ్చిన నేత, ఆదివాసీ మహాసభ ముఖ్య నేత. తను మాట్లాడుతూ మనం తీసుకొచ్చిన 3 పాయింట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, యూసీసీ ఒకటి, రెండోది 7వ తారీఖున భారత్ బంద్ పిలుపు ఒకటి, మూడోది 9వ తారీఖు ఆగస్టు 9న మన ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని మనం మణిపూర్ శాంతి స్థాపన కోసం ఎలా నిర్వహించుకుందాం అనే దాని మీద ఈరోజు చర్చ జరిగింది. అయితే విజయ్ కుజూర్ గారు ఈ 3 పాయింట్లు బాగానే ఉన్నాయి. 7th భారత్ బంద్లో ఈ 3 పాయింట్లు పెట్టుకొని మనం చేసుకోవచ్చు. 9 ఆగస్టులో ఆదివాసీ దినోత్సవం రోజు కూడా మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మణిపూర్ ఘటనల మీద ఒక ఏదైతే సిబిఐ దర్యాప్తుకి ఆదేశించింది, మనం కూడా అదే కోరుకుందాం అనుకున్నాం. ఆ సిబిఐ దర్యాప్తు సీరియస్గా జరగాలని మనం 9వ తారీఖు డిమాండ్ చేస్తూనే ఈ 3 కామన్ మినిమం డిమాండ్స్ మీద మనం పనిచేద్దాము అని తను కూడా ఉద్ఘాటించారు. అలాగే మన ప్రాంతం నుంచి సీనియర్ నాయకులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ జేఏసీ చైర్మన్, మాజీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బాబురావు నాయుడు గారు కూడా మనం ఖచ్చితంగా యూసీసీ మీద ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా, అలాగే మణిపూర్లో జరుగుతున్న హింస మీద కూడా మన సమాజానికి మనం ఒక క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి మనం ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ, ఆ దినోత్సవం రోజు మనం మండల స్థాయిలో చేసుకున్నా, డివిజన్ స్థాయిలో చేసుకున్నా, జిల్లా స్థాయిలో చేసుకున్నా కంపల్సరీ అధికారులకైతే మన రిప్రజెంటేషన్ వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళకపోతే మనం మణిపూర్కి బాసటగా నిలిచినట్టు ఉండలేము. కాబట్టి ఈ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని మణిపూర్ శాంతి కోసమే మనం నిర్వహించుకోవాలని ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన వ్యక్తులు చాలా స్పష్టంగా చెప్పి ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే 7వ తారీఖున భారత్ బంద్ పిలుపు ఇచ్చిన ఏదైతే ఆదివాసీ ఏక్తా పరిషత్ అనుకుంటున్నామో, ఆదివాసీ ఏక్తా పరిషత్తులు కూడా 2 ఉన్నాయంట. ఒకటి పూర్తిగా ఆదివాసీలతో నిండున్న జాతీయ ఆదివాసీ ఏక్తా పరిషత్, అది పిలుపు ఇవ్వలేదు. వేరే ఇంకొక లోకల్ చిన్న ప్రాంతంలో ఆదివాసీ ఏక్తా పరిషత్ అనే ఇంకొక పేరు మీద ఒక సంఘటన ఉంది మహారాష్ట్ర దగ్గరలోనే, వాళ్ళు పిలిపించారు. అది అంత జాతీయ స్థాయిలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో, మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా విస్తరించున్న సంఘమేం కాదు. పిలిపించిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈరోజు మనకి ఆన్లైన్ మీటింగ్లో రాలేదు. వచ్చి ఉంటే నిజానికి ఈరోజు మన మీటింగ్ వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని దేశవ్యాప్త బంద్ అంటున్నాం కాబట్టి అన్ని రాష్ట్రాలు ఎలా దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకుందామనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ పెట్టాము. కానీ వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు కాబట్టి ఈరోజు మన ముఖ్యమైన ఎజెండాలోని ఒక పాయింట్ 7న భారత్ బంద్ అనే పిలుపుకి సరైన రూపక్రమణ కార్యక్రమణ లేదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఇప్పటివరకైతే ప్రస్తుతానికి దాన్ని మన కార్యాచరణలో నుంచి మనం రూట్ మ్యాప్ తీసుకోలేము. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సీరియస్గా ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని జాతీయ స్థాయిలో మణిపూర్ శాంతి స్థాపన కోసం ఎలా ముందుకెళ్దామనే పాయింట్ మీదే మనం మాట్లాడుకుందాము. తెలుగు రాష్ట్రాల ఆదివాసీలు చాలామంది వచ్చి ఉన్నారు, అందరం మాట్లాడుకుందాము. అయితే ఇద్దరం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాము. ఒరిస్సా నుంచి రవి అడ్వకేట్ గారు, అలాగే శ్రీనివాస్ సుర్పంగ్ గారు, నేను ముగ్గురం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. అందరం కూడా మాట్లాడుకుందాం, ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వద్దాము. सुरपम जी, आप मिडिल में मैं आ गया हूँ, आपका आवाज़ ज़रा दे दीजिए. रवि, आप भी ज़रा परिचय दे के मैं इस ऑनलाइन मीटिंग को ज़रा कोऑर्डिनेशन करने में सपोर्ट दे दीजिए. जी अच्छा दादा, कोऑर्डिनेशन है पूरा टीम के लिए कि जी मेरे विचार है वो बताना है. दादा, अभी आपका विचार बताने का मौका है, जरा. ओके दादा, थैंक यू. सभी को सेवा जोहार. जो चेतन गुरोड़ा सर बात किए थे, वो हम लोग अपने ही काम करते हैं बहुत जगह पे, और काफ़ी कुछ हम लोग विचार मंथन करते हैं समाज के प्रति. मेरा जो 7 अगस्त का जो भारत बंद का आह्वान का है, तो उस विषय में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने YouTube में, WhatsApp में बहुत जगह सुन रहे हैं कि भारत बंद, मगर क्या हम लोग सही में भारत बंद करने के स्थिति में है क्या? हम लोग एक हैं क्या? अगर एक है तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट और सारे जो देश के राज्यों के प्रतिनिधि हैं, वो इकट्ठा कहीं पे विचार मंथन कर सकते हैं क्या? तो हमें उसका आंसर नो मिलेगा. तो फिर भारत बंद का निर्णय कोई एक संगठन कैसे ले सकता है? ये मेरा सवाल मेरे खुद के लिए और आपके लिए भी है. या तो फिर अगर कोई एक संगठन बोलता है पूरे भारत बंद करो, तो क्या वो संगठन सारे देश में अपने ब्रांचेस लेके चलता है क्या? मेरा वो पहला प्रश्न है कि कोई भी आके बोल रहा है भारत बंद है. पहले अभी कुछ दिन के पहले नेहरू मडावी दादा और हमारे बहुत ही बेहतरीन ब्रिलियंट माइंड केयूर कोकनी, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो काम किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सबको जोड़ना बहुत ही बेहतरीन एक्सीलेंट काम हुआ है. तो मेरा मानना ये है,
हम लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे पे अन्याय हो रहा है, इसलिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अगर अन्याय खत्म हो जाएगा तो क्या हम लोग इकट्ठा नहीं रहेंगे? ये सवाल है हमारा। हम लोग हमेशा प्रॉब्लम होता है कि हमारा पहले हम लोग जुड़े थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, अन्याय होने वाला है, इकट्ठा हो रहे हैं। फिर मणिपुर आया, अन्याय हुआ, हम लोग इकट्ठा आ रहे हैं, भारत बंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि 9 अगस्त को भी भारत बंद करो। तो मेरा मानना यही है, 9 अगस्त को किसी भी प्रकार का सरकार के विरोध में कोई काले झंडे नहीं होना चाहिए। 9 अगस्त इंटरनेशनल इंडिजिनस डे है। ये इंडिजिनस डे के लिए वो अलास्का का एक राजा था, उनका नाम मुझे अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन्होंने अपने 2 साल गुजारे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उनको प्रवेश नहीं दिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद न्यूजीलैंड के माओरी ट्राइब का जो हेड था, माओरी ट्राइब न्यूजीलैंड, उन्होंने भी नियर अबाउट 2 या 3 साल तक प्रवेश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रयास किया, उनको कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। फिर जाके 1983 मार्टिन कॉन्गो, काफी सारे लीडर्स अपने अपने ट्राइब के दुनिया के, तब जाके हमें 9 अगस्त का दर्जा मिला। तो मेरा मानना यह है कि 9 अगस्त को जरूर मनाना चाहिए। हमें वैचारिक बैठक, सारे बुद्धिजीवियों को इकट्ठा लगे वैचारिक बैठक आयोजित करना चाहिए, पेपर्स देने चाहिए, ना कि फ्लैग झंडा या कोई भी वायलेशन ये न करके 9 अगस्त, आज भी भारत देश में 9 अगस्त को गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर नहीं कर रहा है। हमारी पिछले 4 सालों से 2013 से हर बार हम लोग राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेजते हैं कि 9 अगस्त को एक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। पूरे देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सारे समुदायों को एक नेशनल हॉलीडे है। पारसी समुदाय हमारे से जो ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया का, वो ट्राइबल कम्युनिटी से बहुत कम आबादी का पारसी कम्युनिटी है जो मुंबई में रहते हैं। फिर भी पारसी नाम का 9 वर्ष दिन का राष्ट्रीय हॉलीडे होता है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हमारा एक हॉलीडे होना चाहिए। तो मेरा मानना, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को बोलना है कि 9 अगस्त के दिन क्या हम कोई भी प्रकार का सरकार विरोध करेंगे क्या? क्योंकि हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं है अभी भी। तो मेरा मानना है कि 9 अगस्त के दिन कोई भी सरकार के विरोध में कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। और 9 अगस्त का थीम है इस साल का, इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन का चेंज लाना, कि खुद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, ट्राइबल लोगों ने क्या डिसाइड किया है, उसमें चेंज, बदलाव लाने का इंडिजिनस यूथ, दिस इज व्हाट इज द थीम इज। अगर हम लोगों ने मोर्चा निकाला, हम लोगों ने भारत बंद निकाला, जो भी निकाला, क्या हमारा यूथ यही करेगा जिंदगी भर? हमें रचना करनी होगी सर दादा। अगर हम लोगों को भारत लेवल पे काम करना है, 9 अगस्त के दिन मुझे लगता है कि शांति के मार्ग में व्हाइट फ्लैग, इंडिजिनस का एक फ्लैग है, उसके साथ में एक व्हाइट फ्लैग सभी भारत देश में लगाना है। व्हाइट फ्लैग दुनिया में माना जाता है शांति बनाए रखना। आप लगाइए कि देश शांत हो जाए, मणिपुर में शांतता हो जाए, व्हाइट फ्लैग लेके चलिए, किसी का नारा नहीं ना लगाए। 9 अगस्त के दिन जब भी रैली निकलेगी, व्हाइट फ्लैग लगाइए कि सेव ट्राइब, शांति का संदेश, यही करना है। ये मुझे लगता है कि 9 अगस्त के बारे में हम लोगों ने करना चाहिए। 7 अगस्त भारत बंद, मुझे नहीं लगता कि हम लोग तैयार हैं। तीसरी बात, हमें नेशनल लेवल पे यूनिटी करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, इनका रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन में अभी आई थिंक 40 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 40 से ज्यादा लोग जो बोलने के लिए अगर टाइम मिला, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो हमें वन प्लेटफॉर्म बनाना होगा। एक तो प्लेटफॉर्म होता है फेसबुक लाइव, दूसरा होता है यूट्यूब, या तीसरा होता है हमको एक ऐप बनाना होगा जहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि राज्य से कुछ लोग बात करेंगे, हर राज्य के 10 लोग बात करेंगे और रोज बात करेंगे। उस 10 लोगों को हम लोग सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे, एक चैनल, और तभी हम लोग इकट्ठा हो पाएंगे। सिर्फ हम लोग रोज एक कार्यक्रम लेंगे, सभी को मौका देंगे, हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। एक लास्ट पॉइंट के बाद मैं बोलना चाहूंगा, हमें इकट्ठा होने की बहुत जरूरत है। पूरे देश के ट्राइबल्स को इकट्ठा होने के लिए जरूरत है। क्यों?
क्योंकि कल चल के कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है हमारा। लास्ट मीटिंग में भी यही बोला था, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब पहली बार लाल किले पे बोले थे, उनका पहला वाक्य था कि मैं हर रोज नया कानून बदलूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था हर रोज नया कानून बदलूंगा। तो उन्होंने पहला कानून कौन सा बदला था? लैंड इक्विजिशन एक्ट। लैंड इक्विजिशन एक्ट पे हाथ डाला था। लैंड इक्विजिशन एक्ट के विरोध में हमारे परम पूज्य दादा हीरा सिंह मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के फाउंडर, जो अभी इस देश इस सृष्टि में नहीं है, उनका देहांत हुआ है। उन्होंने भारत भर से जंतर मंतर पे मोर्चा लाया था। उसमें छोटू भाई वसावा बिलिस्तान टाइगर सेना के एक बहुत धुरंधर राजकीय जो लीडर है, उन्होंने सपोर्ट किया था। जंतर मंतर में बहुत बड़ी तादाद में उनका विरोध हुआ था। तो पहला कायदा होता लैंड एक्विजिशन एक्ट। और जो नरेंद्र मोदी ने बोला था कि मैं हर रोज नया कानून बदलूंगा, इसलिए वो हर कानून के ऊपर हाथ लगा रहे। तो हम लोग सिर्फ विरोध करते रहेंगे क्या? हम लोग सिर्फ विरोध करते रहेंगे क्या? हम लोग रचना कब करेंगे? हमारी रचना क्या होनी चाहिए? हमारी रचना भारत देश के सारे ट्राइब को इकट्ठा लाने के लिए होना चाहिए। हम लोग समाज की बात करना चाहिए। जैसे अभी चेतन गुरुवार सर बोले कि हम लोग समाज की बात करेंगे, हम संगठन की बात बाद में करेंगे, हम समाज की बात करेंगे। वन ट्राइब, एज ए वन ट्राइब, हमारे भारत देश का वन ट्राइब करके हमें आना पड़ेगा। स्टेट की बॉडी बनानी होगी, हमें हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ना होगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत है। आज हमारे पास कितने एक्सपर्ट्स हैं? हमें एक वन अकाउंट बनाना होगा सर। सारे सगाओं को मैं अभी बोलना चाहूंगा, हमें जरूर जल्द से जल्द, आप बोलते होंगे हम लोग रोज कंटिन्यू बात करेंगे, और हमको एक अकाउंट बोलना पड़ेगा। एक अकाउंट यानी क्या? एक अकाउंट में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये हर बार हम लोग बात करते हैं। वन अकाउंट करना चाहिए जिसमें हम लोग मंथली पैसा डोनेट करेंगे। कोई भी हो, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी हो, वो वन अकाउंट। क्योंकि कोई भी मूवमेंट करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। हम बिना पैसों के आगे नहीं लड़ सकते। तो हमें वन अकाउंट की बात करनी होगी। वन अकाउंट के लिए हमारे पास अकाउंट होना चाहिए, हमारे पास हमारी पूरी टीम होनी चाहिए। चाहे तो हम लोग एक नया बैंक बना सकते हैं, पूरे ट्राइब का वन बैंक, जिसमें हम लोग इकट्ठा पैसा करेंगे। जब भी मूवमेंट होगा उस मूवमेंट से हम लोग पैसा जुड़ा करेंगे, हम लोग इकट्ठा करेंगे। अनदर थिंग इज, हमें प्रोफेशनल टीम चाहिए। जैसे मैं एक डॉक्टर व्यक्ति हूँ, चेतन गोड़ा सर एक प्रोफेसर है, हमारे नेहरू दादा एक प्रोफेशनल व्यक्ति है। हमें प्रोफेशनल की टीम होनी चाहिए और एक ग्रुप होना चाहिए अजाटेशन, जिसका काम ही रहेगा कि वो मोर्चा निकालते रहे। अजाटेशन जो संविधान हमको ताकत देता है, संविधान के तरह से उनका काम रहेगा वो करना कि अजाटेशन क्या करना है, विरोध कैसे करना है। तो अजाटेशन ग्रुप हमें बनाना होगा। और हमारे पास फुल टाइमर्स की जरूरी होनी चाहिए। फुल टाइमर्स, जो हम लोग पैसों की बात कर रहा हूं मैं, जिस अकाउंट में पैसा आएगा उसमें से हमें पूरे देश में कि कम से कम 50 लोग ऐसे चाहिए जिनको हम समाज पैसा दे रहा है, और वो समाज की बात, उनको फुल टाइमर बोलते हैं। वो जिनको हम लोग पैसा देगा और वो पूरे समाज का काम करते रहेंगे। और अगर हमको विरोध करना है मणिपुर का बहुत ही अच्छी तरीके से, तो हमको देश को दिखाना होगा कोई भी चीज करके। जैसे कि मैंने बोला 9 अगस्त में व्हाइट फ्लैग लगाइए, दुनिया में व्हाइट फ्लैग यूट्यूब में डालिए, जैसे भी डालना है। अनदर थिंग, 9 अगस्त या जो भी दिन डिसाइड करेंगे बाकी के जो संगठन, हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन ड्राइव फ्रॉम द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, ब्लड डोनेशन ड्राइव, कि हम देश में खून बहाएंगे। खून, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति है, मगर हम लोग क्रांति जानते हैं। मगर आज हम डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकते, मगर एक हमको क्रियात्मक, मैं ब्लड डोनेशन करूंगा और मैं अपलोड करूंगा, मैं ब्लड डोनेशन, मैंने खून बहाया है मणिपुर के लिए, ऐसा हम लोग टैगलाइन बनाएंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकते हैं, जिसमें हमें सरकार का विरोध भी नहीं करना पड़ेगा और हमारी बात भी हो जाएगी और दुनिया में हमारा नाम होगा। अनदर थिंग, वी कैन ट्री प्लान कर सकते हैं। कोई भी ट्री, आप ट्री डालिए और उसके ऊपर टैगलाइन लगाएंगे, शांति का पेड़, और उस पर आप जो लिखना है वो लिखिए। और उसको हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, जिस ग्रुप में हम लोग ये अपलोड करेंगे, ताकि सारे दुनिया को पता चले कि कितना काउंट है। हमें काउंट करना होगा। कोई भी आके बोलेगा हम मोर्चा निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, जो आगे वाला व्यक्ति अगर डिस्कस नहीं करता है
तो हम लोग वो बात नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है। अदरवाइज अदरवाइज हमारे पे आक्रमण होगा, जैसा गौरी लंकेश को मारा गया, जैसा गौरी लंकेश को मारा गया, महाराष्ट्र के कम्युनिस्ट लोगों को मारा जा रहा है, घर में घुस के मारा जा रहा है। मैं नहीं चाहूंगा कि बिना लड़ाई के हमारा कोई भी एक्टिविटी बीच में कुजूर साहब, हमारे कुजूर जी हैं, उनको भी यूएपीए एक्ट में उठाया गया, सोनी सूरी जी को यूएपीए एक्ट में उठाया गया, हमारे लालसू नागोटी के जो दोस्त थे उनको यूएपीए एक्ट में उठाया गया। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ ऑनलाइन आके बहुत समझ के बात करना होगा। यूएपीए एक्ट भी आप पढ़ लीजिएगा। यूएपीए एक्ट में हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग होते हैं उनसे उनको पकड़ा जाता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मगर ये सारी चीजें हमको सोचना है। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, सुरपाम जी, मैं अभी रुकता हूँ, मगर मैं चाहूंगा कि ये मीटिंग रोज हो, हर राज्य के हिसाब से हो, 1 घंटे का हो, हर बार हर राज्य के 10 लोग आके बात करें। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। बाकी क्या बनाना है, यूट्यूब चैनल बनाना है, कोई ऐप बनाना है, कोई वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। मैं पूर्ण तरीके से उसमें सहकार्य करूंगा। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा। जरा तेलंगाना आंध्र प्रदेश आदिवासी के लिए जरा आपका जो ओपिनियन को मैं बोलने के प्रयास करूँगा। డాక్టర్ శ్రీనివాస్ సుర్పాం గారు మహారాష్ట్ర నుంచి, అంతకన్నా ముందు చేతన్ గారు మాట్లాడారు, ప్రొఫెసర్ మహారాష్ట్ర నుంచి. ఇద్దరు కూడా సీనియర్. చేతన్ గారు ఏమన్నారంటే ఇందాక ఎక్కడైతే మన ఆదివాసీల సంఖ్యాబలం అవసరం అవుద్దో, మేధో బలం అవసరం అవుద్దో, ఆర్థిక బలం అవసరం అవుద్దో అక్కడలా నేను ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాను అని అన్నారు. అలాగే శ్రీనివాస్ సుర్పాం గారు ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని మనం శాంతిపూర్వకంగానే జరుపుకుందాము, వీలైతే తెల్ల జెండా తోటి మనం నిర్వహించుకుందాము, కానీ ఏదో చేస్తున్నామంటే చేస్తున్నట్టు కాకుండా సీరియస్గా నిర్వహించుకుందాము. అలాగే మనం ప్రతిసారి ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని జాతీయ స్థాయిలో సెలవు దినంగా ప్రకటించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తున్నా. ఇప్పటివరకు అది సాధ్యం కాలేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే 7వ తారీఖున భారత్ బంద్ నిర్వహించడానికి కావాల్సిన సమీకరణ శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయా? పిలిపించిన సంఘటన ఏకవాక్యంతో భారత్ బంద్ అనే ఒక పోస్టర్ పెట్టేసి ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో ట్రోలింగ్ చేస్తున్నంత మాత్రాన సాధ్యమవుద్దా? సమీకరణ జరగలేదు. అది ఇలాంటి బలహీనమైన పిలుపులతోటి మన బలహీనతను మనం వ్యక్తం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. సరే, అది అలా వదిలేస్తే ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని మాత్రం మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా నిర్వహించుకుందాము. ఎటువంటి నల్ల బ్యాడ్జీలు కానీ నల్ల జెండాలు కానీ లేకుండా మనం మన ఆదివాసీ దినోత్సవం రోజు మన భారతదేశంలో మన మీద ఏం జరుగుతున్నాయి, ఏ విషయంలో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, లేదా ప్రభుత్వాన్ని మనం ఏం కోరుతున్నాం అనేది క్లియర్గా ఫోకస్ పడేటట్టు మనం చేసుకోవచ్చు. అలాగే జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఎక్కడికక్కడ మనం ప్రాంతాలుగా విడిపోయి ఉన్నాం. జాతీయ స్థాయిలో మనం ఇప్పుడు ఒక తాటి మీదకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంటలెక్చువల్స్ కానీ అలాగే యాక్టివిస్టులు కానీ మనం జాతీయ స్థాయిలో నిరంతరం, ఎందుకంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రోజు రోజుకి ఆదివాసీల మీద దమనకాండకి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ ప్రభుత్వం అయితే వస్తూనే నేను రోజుకొక చట్టాన్ని మారుస్తానంటూ వచ్చిన చట్టం వస్తూనే రైతులకు సంబంధించిన చట్టాల మీద పడింది. ఇప్పుడు ఆదివాసీల మనుగడికి ప్రమాదకరంగా ప్రవర్తన ఉంది. కాబట్టి దీని మీద మనం మనసు అంటే ఇలా విడివిడిగా ఉండి మనం వాట్సాప్లు ఇవి చేసినంత మాత్రాన సరిపోదు. మనం జాతీయ స్థాయిలో ఒక నిర్మాణాత్మకమైన పాత్రని వ్యవహరించేటట్టు ముఖ్యమైన వాళ్ళమైన మనం నిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచనలు చేయాలి. ఇలాంటి చర్చలు అవసరమైతే మనం రోజు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. దాదాపు 70 మంది మనం ఈరోజు మీటింగ్ చేస్తున్నాం. అందరికీ మాట్లాడే అవకాశం రాకపోవచ్చు, కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాతి నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం అవుదామని ప్రతి ఒక్కరు వచ్చున్నారు. నిజానికి ఇప్పుడు మన సంఖ్య 70 కాదు 104 దాటింది. సుమారు 120 మంది, ఎందుకంటే చాలామంది సిగ్నల్ లేక లెఫ్ట్ అవుతున్నారు. 120 మందితోటి మనం జాతీయ స్థాయిలో వివిధ రాష్ట్రాలతో ఆన్లైన్ మీటింగ్ నిర్వహించుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద సంఖ్య. పోయినసారి కూడా దాదాపు 130 మందితో జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మన నిర్మాణాత్మకంగా ఒకే దేశము, ఆదివాసీలందరం ఒకటే కాబట్టి
ఒక్క తాటి మీదకి వచ్చి అవసరమైతే ఈ ఇంటలెక్చువల్ టీము, యాక్టివిస్ట్ టీము, రకరకాల టెక్నికల్ టీమ్స్, ప్రొఫెషనల్ టీమ్స్ అంతా మనం ఏర్పడి ఒక అకౌంటబిలిటీకి కూడా మనం అవసరమైతే రావాల్సి ఉంటుంది. ఒకే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని జాతీయ స్థాయి విషయాల వరకు అన్నా సరే మనం నిరంతరం చర్చించుకుంటూ మన టీం అంతా కూడా ఒక విషయం మీద, జాతీయ స్థాయిలో ఏదైనా ఒక విషయం తీసుకుంటే ఆ విషయం మీద ప్రాంతాలుగా మనం మన ప్రాంతాల్లో మనం యాక్టివిటీస్ చేయడానికి వీలుగా మనం ఒక నిర్మాణాత్మకమైన పాత్రను వహించాలి. ఆ నిర్మాణాత్మకమైన స్వరూపాన్ని కూడా మనం తీసుకోవాలని చెప్పారు. చాలా ఆవేదనతో, చాలా సీరియస్గా, యారగెంట్గా తీసుకున్నారు. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరం కూడా దీని మీద ఆలోచించాలి. ఈరోజు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అంతర్లీనంగా మన ఈ గ్రూప్, వాట్సాప్ గ్రూప్ కావచ్చు, మన ఈ స్ట్రెంత్ కావచ్చు, ఆన్లైన్ మీటింగ్లోకి వస్తున్న స్ట్రెంత్ కావచ్చు, చాలా శక్తివంతంగా ఉన్నాం. కాబట్టి మనం జాతీయ స్థాయిలో ఒక నిర్మాణాత్మకమైన సమన్వయాన్ని చేయడం కోసం ఒక టీం తీసుకుందామని అనుకున్నాము. दादा आपको सेवा जोहर। बहुत सारे लोग हैं, सभी भी बात करने का इच्छा से आया है, सभी भी आदिवासी एकता के लिए आपका तन मन धन लगाने के लिए इस मीटिंग में आया है। सभी भी बात करने का मौका ले लीजिए, सबका बात भी हम रखेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैं कल ही इसको एडिट करके 30 मिनट्स डिवाइड करके मैं इसको यूट्यूब में डाल रहा हूँ। पिछले मीटिंग भी मैं यूट्यूब में डाला हूँ, कोई नहीं देखा हो तो शायद देख लीजिए। गोटुल यूट्यूब चैनल में हमारा डिस्कशंस है, उसमें जाके डिस्कशंस देख सकते हैं। इस आज का डिस्कशंस भी देख सकते हैं। चलिए, बाकी लोग कम से कम सीरियसली 2 मिनट में आपका आवाज़, आपका ओपिनियन देने का प्रयास करिए। सभी भी आपका आवाज़ देने का प्रयास करिए जल्दी। दादा ऐसे तो नहीं से होगा, कंस्ट्रक्टिव अपना नहीं आएगा ना ऐसे पढ़ने से। जी 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 बोलिए। हमारा केरू दादा को धन्यवाद दे दीजिए। केरू तो नहीं है ना? आज नया आया है, उन्होंने मीटिंग में नया आया है। अच्छा, तो मैं एडवोकेट रविंद्रनाथ माड़ी ओडिशा से बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मीटिंग में हमको 14 तारीख के बाद यूसीसी का जो हमारा लड़ाई मोमेंट प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में 14 तारीख के बाद हमारा मीटिंग करना था, और क्योंकि एक्सटेंड हो गया 28 तक, तो हम लोगों ने उसको एक्सटेंड फिर कर दिए। और कल ही लॉ मिनिस्टर का भी ओपिनियन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो मोर देन 1 करोड़ एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड यूसीसी के संदर्भ में। उसमें से हमने जो टेक्निकल लिंक बनाए थे, तो उस लिंक से भी हमारा आदिवासी का मोर देन 2 lakhs सबमिट हुआ है। फ्रॉम द सोर्सेस हमको इंफॉर्मेशन मिला है। अभी यूसीसी का लड़ाई बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है। तो हम सबको अभी जो सबसे पहला काम है, आज का जो मीटिंग रखने का उद्देश्य ये था कि यूसीसी का जो लड़ाई है उसको फिर आगे हम कौन सा स्टेप लेकर लड़ेंगे, ताकि उसके लिए हमको एक नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम करना चाहिए। और हर स्टेट से जितने भी हमारा लोकसभा राज्यसभा के एमपी हैं, स्पेशली हमारे जो आदिवासी लोग हैं, उन एमपी के साथ हर स्टेट से अपना स्टेट से उनको वेबिनार या फिर फिजिकल मीट करके उनके साथ हमारे स्टेट से, हर स्टेट से जो भी हमारे डेलीगेट्स रहेंगे वो जाके चर्चा करेंगे ताकि यूसीसी के बारे में अच्छे से, ताकि उन लोग जब भी पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा जहाँ भी होगा तो उस बात को अच्छे से वो चर्चा में रखें। और हम ना मैक्सिमम कॉपी टू प्रेसिडेंट करके भेजे हैं हम, जितना भी हमारे सबमिशन है। तो उस संदर्भ में भी आप थोड़ा बात रखिए कि कैसे करके हम हर स्टेट से हमारे जो एमपी हैं उनके साथ हम चर्चा कर सकेंगे, वो भी इसी थोड़े दिन के अंदर है। क्योंकि अभी जो सेशन चल रहा है मानसून सेशन, शायद मानसून सेशन में संभव नहीं होगा कि अभी जो यूसीसी का बिल पास करवाने का,
क्योंकि अभी पार्लियामेंट में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी प्रस्ताव दिए हैं, तो अभी टाइम भी ज्यादा नहीं है और अभी एप्लीकेशन का कैलकुलेशन करेंगे, उसका विचार विमर्श करेंगे। शायद हो नहीं सकता है, लेकिन हो भी सकता है, क्या पता। और जो भी एजेंडा है इस साल के मानसून सेशन में डिस्कशन करने के लिए, उस एजेंडा में से एक तो हमारे अगेंस्ट में जो अभी बिल भी आ गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, वो आ गया है, उसके लिए भी हमको लड़ाई लड़ना है। और उसके साथ साथ जैसे मणिपुर में हुआ है, अभी दो बिल है एमपी का और छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे आदिवासियों को इंक्लूड किया जाएगा। शायद जैसे मणिपुर में हुआ है, शायद ऐसे भी यहाँ हो सकता है। तो अभी वो भी बिल आने का बाकी है, इसी सेशन में आएगा, उसके लिए भी हमको चर्चा करना पड़ेगा। और ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल अभी जो आया, उसके संदर्भ में मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। पत्र लिख के बोला, क्योंकि जो भी 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल एरिया है, उस एरिया में आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी लोग जंगल के बिना रह नहीं पाएंगे। और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया है, उसमें क्लियरली उन लोग बोल रहे हैं, अभी जो ग्राम सभा का जो प्रावधान था, अभी ग्राम सभा का प्रावधान जो जंगल का जो अप्रूव देना, जंगल का अप्रूव देना या डेवलपमेंट के लिए या कोई इंडस्ट्री के लिए, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव दे देगा, लोकल बॉडी से कोई जरूरत नहीं रहेगा। इसी हिसाब से उनका प्रस्ताव आया है और उसको अभी पास भी किए हैं। और इसके लिए हमको बहुत जोर से लड़ना पड़ेगा। और इस जो बिल लाए हैं, इसमें ट्राइबल लोगों को जो कि मैक्सिमम जिनको लॉस हो रहा है, उनके साथ कोई चर्चा भी नहीं हुआ, कोई एक्सपर्ट का चर्चा नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं पूरा मेमोरेंडम में लिख के दिया हूँ राष्ट्रपति जी को, और थोड़ा इंटरवेंस करे और इसको फिर से चेक करे और ट्राइबल लोगों को कैसे इंक्लूड करे, ट्राइबल लोगों का ओपिनियन ले, तब जाके कुछ भी होगा। ऐसा करके लिख के दिया हूँ। तो लेकिन वो अकेले देने से नहीं होगा, हमारे कोऑर्डिनेशन टीम होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया। हमारा कोऑर्डिनेशन टीम उसको कोऑर्डिनेट करे, डीलिंग करे, और जरूरत पड़े तो खुद हमारा टीम जाके राष्ट्रपति जी से भी मिलके इस बात को चर्चा करेंगे कि ऐसा ऐसा है मैडम, तो आपको ये सब करना पड़ेगा जो भी है। और जो मणिपुर में जो भी हुआ उसके लिए तो चलो ठीक है, वो तो अभी हम कर ही रहे हैं हर अपने अपने रीजन में, तो वो भी करेंगे। और जो विश्व आदिवासी दिवस का, वो विश्व आदिवासी दिवस का इस साल का तो थीम शायद वो यूथ के लिए है। यूथ वाले कैसे अपने सेल्फ डिटरमिनेशन करेंगे, अपना जो मत, अपना ओपिनियन कैसे रखते हैं इंडिपेंडेंट या उनका अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आदिवासी यूथ लोग, उस थीम पर है। तो उस थीम को लेके हम ज्यादा से ज्यादा हमारा जितने भी कल्चरल या ट्रेडिशनल, हमारा जो भी हिस्टोरिकल जो भी है चीज, वो थ्रू यूथ हम कैसे सोसाइटी तक स्प्रेड करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कैसे स्प्रेड करेंगे, उसी संदर्भ में हम इस साल हर एरिया में करेंगे, पूरे देश भर में करेंगे। जैसे कि अभी सुपन दादा बोल रहे थे कि यहाँ तो ऑलरेडी तो इंडिया वाले जाके, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बोल दिया कि भारत में आदिवासी नहीं है बोल के, बिकॉज वी डोंट हैव द वर्ड आदिवासी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसे बोल दिए हैं, लेकिन वो अलग बात है। पूर्व बाद में जो सेंसस में जो भी डाइवर्ट किया जो हुआ वो अलग बात है, उसका भी हम लड़ना है। और जो हमारा बड़ा मुद्दा है, जो हमारा जो ट्राइबल रिलीजन कोड का, उसका मुद्दा है। तो सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी गण उपस्थित हैं, मैं सबको निवेदन करता हूँ, आज का जो मीटिंग का मुख्य एजेंडा है, हम कैसे करके नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम करेंगे। अगर एक बार नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम हो गया, उसमें भी जैसे एक्सपर्टीज लीगल वाले या सोशल एक्टिविस्ट वाले, हर डिपार्टमेंट से, और अच्छे सोच विचार रखने वाले, उसी हिसाब से हर स्टेट से हम डेलीगेट्स लाएंगे, लाके हम कोऑर्डिनेशन टीम करेंगे। और हर रोज ना ऐसे हम मतलब ऐसे पब्लिक को लेके मीटिंग कर नहीं सकते। अगर हर रोज ऐसे पब्लिक मीटिंग करेंगे तो हर मीटिंग में एक नया आदमी जोड़ेगा, नया साथी जोड़ेंगे और नया बात रखेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्पेशली हर मीटिंग का रेजोल्यूशन पास होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप, वो कोऑर्डिनेशन टीम ही उसको रेजोल्यूशन एवरीथिंग वो सब कुछ वो मेंटेन करेगा। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हम ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, एक हफ्ते के अंदर अपना अपना स्टेट्स में थे
अपना कोऑर्डिनेशन टीम आप खुद डिसाइड करिए और कोऑर्डिनेशन टीम को बोले इसी हफ्ते के अंदर ना अपने एमपी लोगों के साथ बात करेंगे यूसीसी के बारे में कि वो पार्लियामेंट या लोकसभा में उसका विरोध करें, क्यों विरोध करना उसके बारे में बोलिए। उन लोग जो रूलिंग पार्टी में हैं वो बोलेंगे शायद कि नहीं यहाँ आदिवासी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में भी आप अच्छे से, क्योंकि आप सब वेल एजुकेटेड है, रवि कंक्लूड। वेल इंटेलिजेंस पीपल हैं, उसके बारे में हमको थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। तो इसी लाइन में हम बात करेंगे। एक हफ्ते के बाद में नेक्स्ट वीक को हम जैसे भी करके हर स्टेट से डेलीगेट्स को हम फाइनल करके नेक्स्ट मीटिंग में हमको नाम देना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम रेजोल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। तो इसी लाइन में आप सब अपना अपना बात रखें। और बाकी जो हाँ एक बात रह गया था, जो अभी 7 तारीख का जो बंद है वो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की तरफ से बुलाए हैं, लेकिन उनका भी मुद्दा वही है यूसीसी का, और जो खदेड़ा दिया जाता है आदिवासी लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर विस्थापित जो किया जा रहा है उसको विरोध करते हुए उन लोगों ने बुलाया है। और हमको मुझे लगता है कि नहीं उनको समर्थन देना चाहिए, मुझे लगता है। और आप उसमें क्या राय रखते हैं वो अपना देखिए, वो आप देखिए, क्योंकि वो मुद्दा तो ठीक है आदिवासी लिए है, तो हमको साथ देना पड़ेगा, चाहे वो आदिवासी एकता परिषद हो, चाहे वो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद हो, जो हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए बात उठा रहा है उनके साथ देना पड़ेगा, हमको जरूरत है हमको। तो यही मेरा बात है। तो जितने भी साथी और रेस्पेक्टेड पीपल यहाँ हैं, अब सब अभी जो मुद्दा है नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप सजेशन देंगे, तो उसको लेके हम थोड़ा ब्रीफ करके नेक्स्ट स्टेप वही करेंगे सर। तो सभी साथियों को रिक्वेस्ट है, अभी उसी लाइन में बात करेंगे। धन्यवाद। ధన్యవాद రవి. తెలుగు కొంచెం షార్ట్గానే చెప్పేస్తాను. ఈ 9వ తారీఖు ఏదైతే ఆదివాసీ దినోత్సవం ఉందో దీన్ని ఉద్దేశించి మనం దీనికన్నా ముందే ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉండే ఎంపీలని, ఏదైతే ఇప్పుడు సెషన్స్ జరుగుతున్నాయో ఎంపీలని యూసీసీ మీద ఎంపీలతో మనం చర్చించాలి. ఎందుకంటే యూసీసీ విషయం వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు ముందు ఏదైతే 18వ తారీఖు వరకు అనుకున్నామో అప్పటి వరకల్లా దాదాపు 50 లక్షల ఒపీనియన్స్తో ఉన్నదల్లా ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత 28వ తారీఖు కల్లా దాదాపు 1 కోటి ఒపీనియన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్ళాయి. అందులో మనం ఏదైతే లింక్ రూట్స్ టు రూట్ అనే లింక్ ద్వారా మన గుజరాత్ యువకుడు ఏదైతే సింపుల్ టెక్నిక్తో మన ఒక లింక్ ఇచ్చాడో ఆ లింక్ ద్వారా దాదాపు 2 లక్షలకు పైగా ఆదివాసీ ఒపీనియన్స్ చేరాయి. అది మన ఈ నేషనల్ గ్రూప్ ఏదైతే వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసామో దాని మాధ్యమం ద్వారా దాదాపు 2 లక్షల ఒపీనియన్స్ని మనం ఫార్వర్డ్ చేయగలిగాము. తర్వాత మణిపూర్ విషయంలో మనం సీరియస్గానే తీసుకోవాలి. అలాగే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఇప్పుడు చర్చలో ఉంది. దీని మీద కూడా మనం మన ఎంపీలతోటి మనం మాట్లాడి ఎంపీలను కనుక మన ఆదివాసీ సమస్యల మీద మనం నిలదీయడము, వాళ్ళతో చర్చించడము చేయకపోతే సమస్యలు చాలా జటిలంగా మారుతున్నాయి. దీని మీద మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి. దీని అంతటికీ కూడా జాతీయ స్థాయిలో మనం ఒక సమన్వయంగా ఎందుకంటే చట్టాలు పార్లమెంట్లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి పార్లమెంట్ వేదికగా మన ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా మన డిమాండ్, మన ఒపీనియన్ పార్లమెంట్కి చేరేటట్టు, మన ప్రజాప్రతినిధిని మన హక్కుల కోసం నిలబడేటట్టు మనం మలుచుకోవాలి. ఈ విషయంలో మనం చాలా సీరియస్గానే ఉండాలన్నారు. ఇంకోటి లాస్ట్ విషయం వచ్చేసి భారత్ బంద్ విషయంలో మన ఆదివాసీ సమస్యల మీద బంద్కు పిలిపించారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఎవరు రాలేదు, కార్యాచరణ ఏంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి మన అందరం కూడా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా బంద్కి సంఘీభావం తెలియజేయడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, అందరం కూడా సంఘీభావం తెలియజేద్దామని ముగించారు. కంపల్సరీ మనమైతే నెక్స్ట్ మీటింగ్లో మనం అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ఒక జాతీయ స్థాయి సమన్వయ కమిటీని, కోఆర్డినేషన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకొని ఇకపై నిరంతరం మనం మన సమస్యల మీద ఎలా ముందుకెళ్దాం అనేది చూసుకుందాము. అందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వాములయ్యి అయ్యేటట్టు చూసుకుందామన్నారు. థ్యాంక్ యూ.